तो रियल नंबर के अंदर दो ही नंबर कंसिस्ट करते हैं। पहला नंबर कौन सा है? रैशनल नंबर। और दूसरा नंबर कौन सा है? इरेशनल। यानी कि जब आप इन दोनों नंबर को कंबाइन कर देते हैं, किसको? रैशनल को और इरेशनल को, तो जो सेट आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर का सेट वो सेट है जिसके अंदर रैशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी। तो 8th क्लास में पढ़ा हमने कौन सा? रैशनल नंबर। 9th में पढ़ा कौन सा? इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर आपके सारे वो नंबर्स आ जाते हैं जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब जो इसकी जनरल डेफिनेशन है वो क्या है? व्हेन वी राइट इंटीजर्स इन फॉर्म ऑफ p एंड q। तो सबसे पहले इसके अंदर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव, कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो। यानी कि आपने पॉजिटिव नंबर्स लिए, आपने नेगेटिव नंबर लिए और उसमें जीरो को इंक्लूड करके एक सेट बना दिया। उस सेट को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर अगर आप सिर्फ वो नंबर लिखें जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, तो ये जो कलेक्शन आएगा इसको हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? और वो कलेक्शन जो आप यहां से लिखें 1 से स्टार्ट करके, कहां से, वो आपके आ जाएंगे क्या? नेचुरल नंबर। वो आपके क्या आ जाएंगे? इतनी बात समझ में आई? यानी कि इंटीजर्स जो होते हैं उसके अंदर सारे नंबर होते हैं, होल नंबर भी उसी के अंदर होते हैं, नेचुरल नंबर भी उसी के अंदर होते हैं, इवन नंबर भी उसी के अंदर होते हैं, ऑड नंबर भी उसी के अंदर होते हैं, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, ये सारे के सारे नंबर जो है किस सेट में बिलोंग करते हैं। और इंटीजर को जब हम किस फॉर्म में लिखते हैं, और क्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो, तो हमें क्या ऑब्टेन हो जाते हैं? तो एक तरीके से ये जितने भी नंबर हम पढ़ेंगे वो किसके अंदर आगे? इसका वाइस वर्सा नहीं होता। मतलब आप ये तो बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर, पर आप ये नहीं बोल सकते कि रैशनल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2/3, तो 2/3 कैसा नंबर है? बट ये ना तो इंटीजर है, ना होल है, ना नेचुरल, ना इवन है, ना ऑड है, ना प्राइम है। क्यों? क्योंकि इन सब नंबर्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। किसमें नहीं लिख सकते? मतलब जब भी आप इंटीजर लिखेंगे तो इंटीजर आपके या तो नेगेटिव हो सकते हैं, या पॉजिटिव हो सकते हैं, या न्यूट्रल यानी कि जीरो हो सकते हैं, बट ये फ्रैक्शन में, किसमें? फ्रैक्शन और डेसिमल में कभी नहीं होते। फ्रैक्शन और डेसिमल में, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे ही होल नंबर जो होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। वो क्या होंगे? ना तो नेगेटिव हो सकते, ना डेसिमल हो सकते, और ना फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकते। बात समझ में आ रही है? ठीक ऐसे ही नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमेशा क्या हो सकते हैं आपके? पॉजिटिव। ना तो ये नेगेटिव हो सकते, ना डेसिमल हो सकते, और ना फ्रैक्शन हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके जो नंबर्स आते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो इवन नंबर को एग्जैक्टली तो आप लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? जब हम गिवन नंबर की एक टेबल लिखते हैं, यानी कि गिवन नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर हमें ऑब्टेन होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा 2 के मल्टीपल लिखिए, तो 2 को आपने क्या करना है? नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई इसको करते जाएंगे तो आपको 2, 4, 6 एंड सो ऑन ऑब्टेन होगा। तो ये सारे जो 2 के मल्टीपल ऑब्टेन होंगे इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। और जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, यहां तो आ गया मल्टीपल ऑफ 2 अप टू इंफिनिटी, जो 2 के मल्टीपल नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ठीक है। तो इवन और ऑड आपस में क्या है? रेसिप्रोकल। यानी कि इवन तो क्या है? मल्टीपल ऑफ 2, और ऑड क्या है? नॉट मल्टीपल ऑफ 2। उसके बाद है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। कौन से हैं? देखो, जैसे ये है ना इवन और ऑड आपस में इंटर रिलेट, ऐसे ही प्राइम और कंपोजिट है। और प्राइम और कंपोजिट पे आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार भी बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि बताओ क्या ये नंबर कंपोजिट है या नहीं है। बताओ ये नंबर कंपोजिट है या, तो आप तभी बता सकते हैं जब आपको अच्छे से पता हो। तो देखो, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर क्या होता है? जो फैक्टर इटसेल्फ एंड 1 हो, इटसेल्फ एंड 1। इसमें जो वर्ड फैक्टर है इसको आपने समझना है। फैक्टर का मतलब होता है एग्जैक्ट डिवीजर। क्या होता है? जैसे मैंने 14 को 2 से डिवाइड करा, तो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया? रिमाइंडर 0 आ गया। और जो आपका क्वेश्चन है वो नेचुरल नंबर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? तो मैं बोल सकता हूं 2 जो है वो किसका फैक्टर है? 14 का। क्या 14 को एग्जैक्टली 3 भी डिवाइड कर देगा? कर नहीं सकता, क्योंकि रिमाइंडर 0 ऑब्टेन नहीं होगा। और मान लीजिए किसी केस में रिमाइंडर 0 आ भी गया
तो जो क्वोशिएंट है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो फैक्टर का मतलब होता है एग्जैक्ट डिवीजर। क्या होता है? तो प्राइम में मैंने क्या लिखा? फैक्टर इटसेल्फ एंड वन, यानी कि जो सिर्फ या तो खुद से ही कंप्लीटली डिवाइड होते हो या किससे होते हो? वन से। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इसको याद करने का तरीका भी है। प्राइम के अंदर कितने अल्फाबेट हैं? 5। और 5 किससे डिवाइड होता है? वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। क्लियर है? प्राइम का रेसिप्रोकेट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? जो फैक्टर तो होंगे जिसके पास इटसेल्फ एंड अदर, इटसेल्फ एंड, यानी कि ऐसा नंबर जो अपने अलावा भी किसी से एग्जैक्टली डिवाइड होता हो। फॉर एग्जाम्पल 8 से भी होता है और 2 से भी, 4 से भी और 1 से। तो 8 कैसा नंबर हुआ? सेम यही क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, उसके अंदर ऐड करके मल्टीप्लाई करके आपको एक नंबर ऑब्टेन करना था और फिर उसमें बताना था कि क्या ये नंबर कंपोजिट है या नहीं है। तो आप कैसे बता पाएंगे? अगर जो नंबर आपको ऑब्टेन हुआ है वो अगर अपने अलावा किसी और से भी डिवाइड हो रहा है तो आप कहेंगे इट इज ए कंपोजिट नंबर। क्लियर है क्या? मैं एक बार आपको दोबारा से बताता हूं। इंटीजर्स कलेक्शन ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। इंटीजर कभी फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होते। होल नंबर कलेक्शन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और ये भी कभी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होते। नेचुरल नंबर कलेक्शन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, और ये भी कभी डेसिमल या फ्रैक्शन में। इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 2 अप टू इंफिनिटी, और जो मल्टीपल ऑफ 2 नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे? इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो इवन के अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं? 4, और 4 किसका मल्टीपल है? 2 का। ऑड क्या है? 3, और 3 क्या 2 का मल्टीपल है? नहीं। तो यहां से भी आप याद कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स विच आर फैक्टर इटसेल्फ एंड वन, और कंपोजिट जो फैक्टर इटसेल्फ वन एंड अदर है। अब ये सारे जो नंबर हमने पढ़े, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, नेचुरल, होल, ये सब के सब किस में आ जाते हैं? और इंटीजर्स को जब हम कैसे लिखते हैं और Q 0 नहीं होता तब हमें क्या ऑब्टेन होता है? तो इर्रेशनल इसका रिवर्स हुआ। मतलब जिसको आप कैसे लिख पा रहे हैं और जिसको P by Q में नहीं लिख पा रहे, द नंबर्स विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन P by Q फॉर्म, दे क्रिएट विच टाइप ऑफ नंबर? इर्रेशनल नंबर। कैसे नंबर? अब दूसरा सवाल मन में आता है कि ऐसे नंबर कौन से हैं? तो जितने आपके इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है, जितने आपके जैसे कि √2, √3, इन सबको आप P by Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इन सबको आप, अब दूसरा सवाल ये आता है, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट को हम P by Q की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? दूसरा सवाल ये आता है। अब इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट को हम P by Q की फॉर्म में इसलिए नहीं लिख पाते क्योंकि जब इसकी डेसिमल वैल्यू हम ऑब्टेन करते हैं, कैसी वैल्यू ऑब्टेन करते हैं? तो हम देखते हैं कि ना तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब ये वैल्यू कहीं जाकर स्टॉप नहीं होती, और ना ये रिपीटिंग है। तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था, जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, जो भी नंबर, उसका डेसिमल रिमूव नहीं कर सकते आप। क्या नहीं कर सकते? और डेसिमल रिमूव नहीं होगा तो क्या मेरे को डिनोमिनेटर ऑब्टेन हो जाएगा? इसका मतलब इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट की जो डेसिमल वैल्यू होगी उसका डेसिमल रिमूव नहीं हो पाता, और वो नहीं हो पाता इसलिए किस फॉर्म में नहीं लिखा जाता? मैं इसको और रिफाइन करके आपको बताता हूं। सपोज मैंने लिख दिया 2.37, क्या इसका डेसिमल रिमूव हो सकता है? बिल्कुल अच्छे से हो सकता है। आप डेसिमल रिमूव कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। अब ये डेसिमल रिमूव क्यों हुआ? क्योंकि ये डेसिमल के बाद कहीं जाके स्टॉप हो गया, कहीं जाके। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? और मान लीजिए स्टॉप नहीं होता, सपोज ये ऐसे होता 0.333 अप टू इंफिनिटी, तो क्लास 9th में आपने पढ़ा था ये रिपीटिंग है। ये क्या है? तो इसको हम लेट करके, याद आ रहा है आपको? फिर हम इसको सॉल्व करते थे। तो इसको भी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? यानी कि P by Q की फॉर्म में लिखने के दो कंडीशन होते हैं, या तो जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो डेसिमल के बाद कहीं जाके रुकता हो, अगर रुक नहीं रहा तो रिपीट होता हो। तो जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं उसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो ना तो रुकता है और ना रिपीट होता है, इसलिए उसको किस फॉर्म में नहीं लिख पाते। अब जब आप रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करेंगे, रैशनल और इरेशनल को, तो एक नया सेट बनेगा। उस सेट का नाम क्या है? आपको समझ में आ रहा है? ये सारे नंबर किस सेट में मौजूद हैं और उसको कैसे लिखा? Q क्या नहीं होना चाहिए? तो क्या ऑब्टेन हुआ? जिसको P by Q में नहीं लिख पाए और रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करा तो
तो ये आपके चैप्टर का नाम है रियल नंबर। देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक इसका HCF एंड LCM। पहले इस बात को समझ लेते हैं कि HCF क्या है और LCM क्या है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट और C का मतलब कॉमन और F का मतलब फैक्टर। LCM का L का मतलब लीस्ट, C का मतलब कॉमन और M का मतलब मल्टीपल। कई बार वो बोर्ड एग्जाम में इसकी जगह GCD भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? तो इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये नया वर्ड आ गया हमें पता नहीं, और यहां भी वो लिख देता है इसकी जगह लीस्ट कॉमन मल्टीपल की जगह स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अपने को। अब सबसे पहले समझते हैं हाईएस्ट। इसका मतलब सबको पता है, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब जो दोनों में सेम आता हो, और फैक्टर का मतलब अभी मैंने बताया एग्जैक्ट डिवीजर। क्या बताया? यानी कि HCF हमें ये बताता है कि कहीं ना कहीं से हमें कॉमन सबसे बड़ा फैक्टर लेके आना है। तो कॉमन आने के लिए कम से कम 2 नंबर तो चाहिए। इसका मतलब HCF हम तभी निकाल पाते हैं जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा नंबर हो, 2 या 2 से। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 6 और एक नंबर है सपोज 8। मुझे निकालना है इनका HCF। तो HCF किससे रिलेट करता है? तो भाई तुम यही तो फाइंड करोगे किसके फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स का मतलब कौन इसका एग्जैक्ट डिवीजर है, कौन इसका। तो 6 का एग्जैक्ट डिवीजर कौन है? और कोई 2, और कोई 3, और कोई 6। 8 का कौन हुआ? 1 2 4 8। अब आपने फैक्टर तो ढूंढ लिए, अब अगला स्टेप क्या है? कैसे फैक्टर देखने? कॉमन। तो भाई कॉमन इसमें क्या है? 1 एंड सेकंड वन इज 2। और उसमें भी कैसा देखना है? तो हाईएस्ट कौन सा हुआ? 2। तो इसका मतलब हमें पता लग गया इसका HCF क्या है? 2। ये है इसका जनरल मीनिंग। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जब आपके पास कुछ नंबर्स हैं उनका आप फैक्टर फाइंड करते हैं, तो उन फैक्टर में आप देखते हैं कि जो कॉमन है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर, अभी मैं इसके क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा। ये एक ऐसा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपका रियल लाइफ में यूज होता है, जनरल लाइफ में आपको पता नहीं लगता, बट HCF और LCM आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब चलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। अब कॉमन है तो ऑब्वियसली बात है कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर होंगे, और मल्टीपल मैंने बताया जब भी हमें किसी का मल्टीपल पता करना होता है तो हम उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या उसकी टेबल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? तो टेबल लिखने के बाद जो नंबर्स आपको ऑब्टेन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल। जैसे मैं कहूं 3 के मल्टीपल क्या होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। तो मुझे बताओ क्या मल्टीपल फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट? तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि मल्टीपल हमेशा क्या होते हैं? इनफाइनाइट। दूसरी बात आप ध्यान से सोच के मेरे को बताओ, जब मैंने कहा 3 के मल्टीपल लिखो और आपने जब 3 की टेबल लिखी तो मल्टीपल गिवन नंबर के बराबर या उससे बड़े आए, छोटे नहीं आए। समझ में आई बात? तो मल्टीपल हमेशा क्या होता है? गिवन नंबर के इक्वल एंड उससे ग्रेटर। क्या आपको इतनी बात समझ में आया? सेम डिवीजर फैक्टर पे चलते हैं। देखिए 6 के फैक्टर 6 तक ही गए या उससे, और इनको मैं काउंट कर सकता हूं ना। इसका मतलब फैक्टर जो होते हैं गिवन नंबर के इक्वल, गिवन नंबर के इक्वल होंगे और उससे स्मॉलर होंगे। उससे क्या होंगे? और ये फाइनाइट होंगे, इनको हम काउंट कर सकते हैं। यानी कि फैक्टर को हम काउंट कर सकते हैं पर मल्टीपल को हम काउंट। अब आ जाते हैं वापस LCM पे। HCF तो समझ आ गया आपको। तो मान लीजिए मैंने कहा 3 और 5 का LCM बताओ, तो भाई मुझे मल्टीपल चाहिए। मल्टीपल का मतलब मुझे 3 की क्या लिखनी पड़ेगी? तो 3 की टेबल लिखते हैं 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। और 5 की भी क्या लिखनी पड़ेगी? 5 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। तो देखिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है यहां पर? क्या कॉमन आ रहा है? 15। और क्या ये इसके बाद कुछ और कॉमन आ सकता है? बहुत ज्यादा कॉमन आ सकता है। तो हमें कौन सा कॉमन चाहिए? जो सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा कॉमन कौन होगा? तो LCM क्या हुआ? तो ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम HCF LCM कैसे फाइंड करते हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। पर बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे तो टाइम क्या लगेगा? बहुत ज्यादा। तो आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। HCF LCM के बहुत सारे मेथड हैं। आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लाइन मेथड से भी कर सकते हैं,
सब्ट्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं और जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती है उसका यूज करके भी कर सकते हैं। बट आज हमने कौन सा समझना है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज हम पहला टॉपिक समझेंगे एक्सरसाइज 1.1 का, हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड एंड हाउ टू वेरीफाई द गिवन HCF एंड LCM। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.1 का, इसमें कहता है कि इसके प्राइम फैक्टर्स करो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे फैक्टर करो? अब उसने क्वेश्चन में ही हिंट दे दिया कि जितने इसके फैक्टर मिलेंगे वो कैसे नंबर मिलेंगे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, कई बार वो यहां पर ऐसा नंबर देगा जो या तो 13 से डिवाइड होगा या 15 से होगा या 19 से होगा या 23 से। तो जनरली आप ये देखते हो कि 2, 3, 5 से। तो जब उसने प्राइम फैक्टर कहा है तो ध्यान रखें कि इसको डिवाइड करने वाला नंबर कैसा होगा। तो आपने सिर्फ माइंड में प्राइम नंबर्स को सोचना है। तो 2 से हो जाएगा, देन 35, देन 5 और यहां 1। तो आपने लिखने इसके प्राइम फैक्टर, क्या लिखने हैं? तो फैक्टर्स के आगे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, तो 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 5। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन उसने आपसे क्यों कराया, यही है आपकी फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। वो इस थ्योरम में आपको ये बताना चाहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, कोई भी, आपको उसने अलग अलग इसमें पार्ट्स दिए, आप करके देखना, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप ब्रेक डाउन करोगे तो उसके फैक्टर्स कैसे नंबर मिलेंगे, प्राइम नंबर। ये थ्योरम है, यहां लिखा हुआ है 26 एंड 91। तो इस क्वेश्चन के पार्ट से हम ये सीखेंगे कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं और उसको वेरीफाई कैसे करते हैं उसको। तो हम दो तरीके से HCF LCM निकाल सकते हैं, या तो मैं इनका वैसे ही फैक्टर बनाऊं और उसमें हाईएस्ट नंबर देखूं, या मैं इनके मल्टीपल लिखूं और उसमें लीस्ट नंबर देखूं। बट वो क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग। क्या होगा? तो उससे बेटर वे क्या है, मैं इनको फैक्टराइज कर दूं। क्या कर दूं? क्योंकि हम जो मेथड सीख रहे हैं वो कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो 26 को जब आप फैक्टर करेंगे तो ये कर दिया आपने इसको फैक्टर, और जब आप इनके फैक्टर्स लिखेंगे तो उनको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? जैसे मैंने यहां लिखा है 2 कितने टाइम्स था, तो 2 की पावर 2, ये कैसी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहां पर फैक्टर मेरे पास क्या है, 2 एंड 13। 91 के फैक्टर करें तो 7 इंटू 13, 13 इंटू 1, तो फैक्टर के आगे 13 इंटू 7। अब फैक्टराइजेशन मेथड में HCF और LCM कैसे निकालेंगे, इसका मैं एक तरीका आपको बता देता हूं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। पहले आपने इनको क्या करना है, फैक्टराइज। सेकंड स्टेप, कैसी फॉर्म में लिखना है, अगर रिपीटेड है तो, नहीं है तो फाइन। उसके बाद याद रखना है H का मतलब क्या था, तो यहां आप सबसे छोटा देखेंगे, हाईएस्ट है तो सबसे क्या, वो मैं आपको बताऊंगा। L का मतलब क्या था, तो यहां सबसे बड़ा देखेंगे, यानी कि इनवर्स, उल्टा, याद रखेगा। तो HCF में आपको देखना है सेम नंबर। सबसे पहले कोई सेम नंबर दिख रहा है आपको, उसकी लोएस्ट पावर देखनी है। तो यहां भी पावर कितनी है, यहां भी सेम है, तो इसका HCF क्या हो गया, कॉमन के अलावा आपने और कुछ आइडेंटिफाई नहीं करना है HCF में। मैं फिर बता देता हूं, सबसे पहले आपने गिवन नंबर को फैक्टराइज करा, उसको फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। किसमें लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद जो सेम नंबर है, जो उसकी लोएस्ट पावर लिखनी है उसकी, और अगर उसके अलावा कुछ सेम नहीं है तो उसको आपने इसमें कंसीडर नहीं करना। LCM में जो सेम है उसकी हाईएस्ट पावर, LCM में जो उसकी सेम क्या है, दोनों की पावर क्या है, 1, तो सेम ही रहेगा। अब जो बच गया, इधर क्या बचा और उधर क्या बचा, 7, तो ये आपका आ गया LCM। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 182। सो इन दोनों नंबर का सबसे कॉमन फैक्टर कौन सा है, मतलब 13 इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, और इसका मतलब क्या है कि 182 इसकी टेबल में भी मिलेगा। और आपको क्वेश्चन समझ में आया? अब हम इसको करेंगे वेरीफाई। तो वेरीफाई करने का फॉर्मूला है नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू HCF इंटू में LCM। मतलब जब भी आप दो नंबर का HCF और LCM निकालते हैं तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि मैंने सही करा है या गलत। उसका तरीका क्या है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमेशा HCF और LCM के इक्वल आना चाहिए। तो दोनों नंबर हमारे पास क्या थे, 26 इंटू 91, और HCF हमारे पास क्या है, 13, और LCM कितना है, 182। तो आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दोनों तरफ अगर आपका रिजल्ट सेम आएगा, दैट मींस आपका जो HCF LCM है वो क्या है, सही है। और अगर सेम नहीं आया तो दैट मींस आपने जो HCF LCM करा है वो क्या है,
क्या आपको ये समझ में आया? फोर्थ क्वेश्चन इसका देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में आया हुआ है। इसमें कहते हैं HCF दिया हुआ है आपको 306,657 इज इक्वल टू 9, देन फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, MCQ में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, पर हम शॉर्टर जो तरीका है उसको अप्रोच करेंगे। पहले क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। कहता है 2 नंबर का HCF अगर आप फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा, तो उन्हीं 2 नंबर का मेरे को LCM बताओ। तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि मुझे पहला नंबर भी पता है और मुझे, तो मैं यहां पर फैक्टराइजेशन मेथड लगा देता हूं और HCF भी निकाल लेता हूं। और लेकिन ऐसे करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें यह भी तो पता है कि अगर हमें 2 नंबर दिए हो तो हम वहां पर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैसे करते थे? हमें पता है कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, HCF इंटू दोनों नंबर हमारे पास क्या दिए हैं, 306 एंड 6/7। HCF इज व्हाट, 9। तो क्या मैं यहां से LCM फाइंड कर सकता हूं या नहीं कर सकता? सो दिस इज द शॉर्टर वे। इसका मतलब कई बार इसके वेरिफिकेशन की एप्लीकेशन पे भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, तो यहां से आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आप इजीली LCM फाइंड कर लेंगे। तो ये पार्ट आपको समझ में आया। अब जो अगला क्वेश्चन है वो भी कई बार आता है और इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, मैं उसको फुली एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूं। वो कहते हैं 6n एंड विद digit 0 when n is नेचुरल नंबर। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहां आती है? पहली बात तो हमें यह नहीं समझ में आता कि वो कहना क्या चाहता है। वो यही कहना चाहता है कि अगर किसी नंबर को मैं 6 की पावर n की फॉर्म में लिख दूं, किसकी फॉर्म में लिख दूं, 6 की पावर n की फॉर्म में, तो जैसे ही मैं n की फॉर्म में लिखूंगा n क्या होगा, नेचुरल नंबर। क्या होगा? तो क्या कभी ये 0 पे एंड होगा? क्या कभी ये, वो ये कहना चाहता है कि यहां पर नेचुरल नंबर रखिए। पहला नेचुरल नंबर क्या है, व्हाट इज 6 रेज टू पावर 1, 6। 2 रखिए, व्हाट इज 6 रेज टू पावर 2, 3 रखिए, 216। तो ऐसे करते जाएं तो क्या कभी यहां पर वंस प्लेस पे 0 आएगा या नहीं आएगा, ये वो आपसे पूछना चाहता है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या देवार्ष, इधर प्रतिभा? क्वेश्चन में वो क्या कहना चाहता है कि अगर किसी नंबर को मैं 6 की पावर n की फॉर्म में लिख दूं और n कैसा हो, तो क्या कभी उसके वंस प्लेस पे 0 आएगा? तो यहां से तो आपको समझ में आ रहा है कि सर लग रहा है कि वंस प्लेस पे 0 आएगा या नहीं आएगा, बताइए। आपके हिसाब से नहीं आएगा, बट इसको हम कैसे चेक करें? तो इसको हम रिवर्स करके देख लेते हैं। हम ये समझते हैं कि 0 पे जो एंड होता होगा उसके फैक्टर क्या होते हैं, उसके समझ के देखते हैं। सपोज मेरे पास यहां पे लिखा हुआ है 10, यहां लिखा हुआ है 20 और यहां लिखा हुआ है 30। ये तीनों नंबर किस पे एंड हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे? जरा 10 के मेरे को फैक्टर बताना क्या आ रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 2 into 5। 20 के मेरे को फैक्टर बताना 2 into 5 into 2। 30 के मेरे को फैक्टर बताना 3 into 2 into 5। आपने क्या ऑब्जर्व करा, क्या फैक्टर्स में कोई पैटर्न ऑब्जर्व करा आपने, बताएं। वेरी गुड। क्या ऑब्जर्व करा आपने? ये ऑब्जर्व करा कि सर जो 0 पे एंड होते हैं ना उसके अंदर 2 नंबर बारी बारी रिपीट हो रहे हैं। दैट इज, इसका मतलब सर यहां से हम एक कंक्लूजन बना सकते हैं कि जो भी नंबर 0 पे एंड होगा उसके पास 2 फैक्टर कंफर्म होंगे, 2 एंड, हाँ उसके अलावा कुछ और होगा तो भी कोई फर्क। मैं अब एक और एग्जांपल देता हूं। 6 के फैक्टर्स क्या है, 2 into 2 तो है पर क्या नहीं है, इसीलिए किस पे एंड नहीं हो रहा। तो हमने यहां से एक ऑब्जर्वेशन बना ली कि जब भी नंबर 0 पे एंड होता है, जब भी नंबर, तो उसके अंदर 2 फैक्टर होना कंपलसरी है, दैट इज 2 and 5। क्या आपको बात समझ में आई? तो यानी कि आपको यहां से कॉन्सेप्ट नया सीखने को मिल गया जिसको हम यूज करेंगे। क्या? इफ 6n एंड विद डिजिट 0, इफ 6n देन इट मस्ट कंटेन फैक्टर ऑफ, तो हम चेक करते हैं। तो वही बात यहां पर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी लिखनी है। इफ 6n एंड विद डिजिट 0, एंड विद डिजिट 0, देन इट मस्ट कंटेन, इट फैक्टर ऑफ 2 and 5 बोथ, 2 and 5।
तो चलिए हम इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। तो 6n को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर n इंटू 3 की पावर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद होगा 8th क्लास में, जब एक्सपोनेंट सेम होते हैं तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 की पावर n और 1 की पावर, इसके पास फैक्टर 2 है, 3 है, 6 है और 1 है, तो क्या नहीं है इसके पास? तो क्या ये 0 पे एंड होगा? तो वही रीजन आपने लिखना है, एज 6n डजंट कंटेन फैक्टर ऑफ विच, बोलिए किसका फैक्टर बेटा? 2 का तो है, किसका नहीं है? कंटेन ऑफ फैक्टर ऑफ 5, सो इट नॉट एंड विद डिजिट 0, एंड विद डिजिट। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? इट विल नॉट एंड डिजिट 0। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई 6n 0 पे तभी एंड हो सकता है जब 6n के पास 2 मैंडेटरी फैक्टर होने चाहिए, क्या? 2 and 5। तो जब हमने 6n के फैक्टर फाइंड करे तो हमने देखा कि 6n के पास 2 तो आता है पर क्या नहीं आता? 5। तो ये कंफर्म हो गया, ये किस पे एंड नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे इसमें पूछता हूं, अगर यहाँ 2 और 5 के अलावा कुछ और मिल जाता तो क्या ये 0 पे एंड होता? क्योंकि हमने यहां से समझा कि अगर 2 and 5 के अलावा कुछ और हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो 0 पे एंड हो जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने करना है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। आप पहले मेरे को ये बताएं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है? जतिन, वेरी गुड, जतिन ने बिल्कुल सही बताया। जो 1 इटसेल्फ और अदर से अगर डिवाइड होगा या फैक्टर होगा तो कंपोजिट नंबर होगा। तो या तो मेरे पास एक तरीका है, इसको मैं पूरा सॉल्व करूं और फिर इसको चेक करूं कि भाई इसके फैक्टर क्या क्या है, या मैं एक कॉन्सेप्ट लगा के देखता हूं जो मैंने अभी बताया, फिर से समझ लीजिए। 20 को आप कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 5 या 2 इंटू, जरा ध्यान से देखिए, हम जिसका भी प्रोडक्ट लिखते हैं, जिसका भी इसको, क्या ये उससे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा? क्या उससे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता? यानी कि आप कोई भी नंबर देख लीजिए, मान लीजिए 5 है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू, तो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं? तो मतलब जब भी हमें कोई नंबर किसी का प्रोडक्ट मिलता है, किसी का, तो एक्चुअल में वही उसके फैक्टर्स होते हैं, वही उसके क्या होते हैं? उस कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ यूज करूंगा ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। कैलकुलेशन, हालांकि मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि इनका मल्टीप्लीकेशन करके इसमें 13 ऐड कर दूं और फिर ये चेक कर लो कि क्या ये अपने अलावा किसी और से डिवाइड होता है। अगर ये अपने अलावा किसी और से डिवाइड होगा तो दैट मींस इट इज ए। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? पर मैं वैसे नहीं कर रहा ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी, बोलिए बेटा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो यहां पर मैं कॉमन का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं। क्या कॉमन आ रहा है? जैसे मैंने 13 कॉमन लिया, 7 इंटू 11 प्लस 1, तो 13, 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78। क्या आपको ये स्टेप समझ में आया? अब देखो, यहीं से आपको समझ में आ गया कि जो भी प्रोडक्ट आएगा वो किसका प्रोडक्ट है, तो वो किससे डिवाइड होगा, और तो कंफर्म हो गया ना वो कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। देखिए यहां पर 20 कैसे आया था, तो 20 किससे डिवाइड हो रहा है, और तो दोनों उसके फैक्टर हुए, तो सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहां लगाया। अब 78 को 13 से आप मल्टीप्लाई करें, ये 1014। अब आप लिखेंगे एज 1014 कंटेन मोर देन 2 फैक्टर्स। कंटेन, आप लिख भी सकते हैं फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो 13 है, एक कौन है, और 78 को 2 डिवाइड करता है, इसलिए इसको कौन डिवाइड कर देगा? 2, और भी बहुत सारे होंगे। सो इट इज ए, आपको समझ में आया कि कंपोजिट नंबर कैसे प्रूव हुआ? क्योंकि 1014 के जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन क्या है? मोर देन, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, और जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर उसी को हम क्या बोलते हैं? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें कहता है वो एक सर्कुलर पार्क है, और इस सर्कुलर पार्क के चारों तरफ जब सोनिया रन करती है तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स। कितने लगते हैं? 18। यानी कि सोनिया जब कंप्लीट एक राउंड इसका लगाती है तो उसको कितने मिनट लगते हैं? 18। फिर रवि की बारी है। रवि जब इसके चारों तरफ रन करता है, किसी भी एक पॉइंट से रवि जब इसके चारों तरफ रन करता है तो रवि को कितनी देर लगती है? 12 मिनट्स। क्वेश्चन में वो क्या जानना चाहता है? वो क्वेश्चन में ये जानना चाहता है कि अगर ये दोनों
एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें, ये दोनों, तो कितने टाइम बाद ये सेम पॉइंट पे आएंगे? कितने टाइम बाद? तो आप क्वेश्चन को जरा प्रैक्टिकली सोच के देखें कि अगर एक ग्राउंड है और सोनिया ने उसका एक ही राउंड लगाया, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचें, अभी हमें नहीं पता कि इसमें एचसीएफ लगाना है या एलसीएम, पेपर में क्वेश्चन कैसे बनाना है उसको देखो। सपोज सोनिया ने एक ही राउंड अगर लगाया होता, जहां से भी उसने स्टार्ट करा, तो सोनिया को कितनी मिनट लगती? 18। और उसी पॉइंट से कौन स्टार्ट करता? रवि। तो रवि को एक राउंड में कितनी मिनट लगती? तो क्या ये उस पॉइंट पे मिल सकते थे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब पहले राउंड में तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि जहां से स्टार्ट करें वहां दोबारा मिल जाएं। मैं आपको समझाता हूं। सपोज इस पॉइंट से सोनिया ने स्टार्ट करा और इसी पॉइंट से रवि ने स्टार्ट करा, तो वापस ए पे आने पे सोनिया कितनी देर लेगी? और रवि तो इसको कितनी देर में क्रॉस कर चुका होगा, तो इससे तो आगे पहुंच गया होगा, यानी कि पहले वाले में तो पॉसिबिलिटी। अब चलते सेकंड राउंड पे। जब सेकंड राउंड आएगा तो सेकंड राउंड में आप मुझे बताएं सोनिया कितना टाइम लगा देगी? वेरी गुड, कितना लगा देगी? क्योंकि वो एक राउंड में कितना लगा रही है बेटा? तो 2 राउंड्स में। और रवि कितना लगा देगा? तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है मिले, क्योंकि 24 मिनट में तो ये उस पॉइंट को क्रॉस कर चुका होगा और ये उस पॉइंट पे कितनी देर में पहुंचेगी? 36 मिनट में। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लगभग 18 मिनट के बाद। कहा आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फिर चलते थर्ड राउंड पे। जब थर्ड राउंड हो रहा होगा तब ये कहां होगी? 54 मिनट पे। और ये कहां होगा? तो इसका मतलब थर्ड राउंड पे वो नहीं मिलेंगे, पर उसने क्वेश्चन में पूछा किस टाइम पे। तो आप जरा ध्यान से देखें, 36 मिनट पे ये सेकंड राउंड कंप्लीट करती है, यानी कि ये किस पॉइंट पे होती है। और जब ये तीसरा राउंड करेगा कितना टाइम लेगा? तो ये भी कहां मिल जाएगा। इसका मतलब जब हमने प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को डिकोड करा तो हमें एक बात समझ में आ गई कि जैसे ही 36 मिनट होंगे, 36 मिनट होंगे, क्या होंगे? ये दोनों उसी पॉइंट पे होंगे जहां से इन्होंने रेस को शुरू करा था। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए जब ये सेकंड राउंड कंप्लीट करेगी तो कितना मिनट लेगी? तो रवि तो निकल चुका है, लेकिन रवि जब अपना तीसरा राउंड पूरा करता है तो वो भी कितना लेता है? इसका मतलब 36 वो टाइम है जहां पर ये दोनों मिलेंगे, यानी कि 36 मिनट्स के बाद ये जो है उसी पॉइंट पे मिलेंगे जहां से इन्होंने रेस शुरू करी। समझ में आया? और आप ये भी बता सकते हैं ऐसा करने पर इसके कितने राउंड लगेंगे और रवि के। समझ में आया? तो ये तो प्रैक्टिकली अप्रोच है क्वेश्चन की कि आप पेपर में क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। अब पेपर में डायरेक्टली कैसे पता लगेगा सर एचसीएफ निकालना है या एलसीएम, तो थोड़ी सी आप अप्रोच लगा के देखें। सोनिया कितनी देर ले रही है और रवि दोनों रन कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकली सोच के देखें क्या इससे कम टाइम में वो मिल सकते हैं? इससे तो ज्यादा टाइम में मिलेंगे। तो जनरली ऑब्जर्वेशन करके मुझे बताएं ज्यादा में क्या होता है, एलसीएम या एचसीएफ? तो क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है कि आपको इसमें एलसीएम के लिए अप्रोच करना चाहिए। तो फिर आप इसको पेपर में कैसे करेंगे कि वी फैक्टराइज 18 एंड वी फैक्टराइज 12। तो 18 को करें तो यहां पर आपके फैक्टर्स क्या आएंगे? 3 की पावर 2 इंटू 2, क्योंकि मैंने कहा था फैक्टराइजेशन मेथड में इसको हमेशा किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देन इसको करें तो यहां पर क्या है? 2 की पावर 2 एंड 3। अब मैंने कहा था एलसीएम मुझे फाइंड करना है, तो व्हाट इज एलसीएम? जो सेम है उसकी हाईएस्ट पावर। सेम क्या है? 3 और हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। सेम क्या है? 2 और हाईएस्ट पावर क्या है? अब यहां पर दोबारा से ये नहीं कर देना कि जो बच गया। क्यों? क्योंकि हमने कॉमन वाले को कंसीडर कर लेना है, कॉमन वाले को रिपीट नहीं करना। मैं फिर बता देता हूं, जब हमने कॉमन में से हाईएस्ट पावर को ले लिया है तो 3 तो बच गया, पर उसको दोबारा से कंसीडर नहीं करना। तो व्हाट वी गेट? 36 मिनट। अब आप चाहे एचसीएफ भी निकाल के देख लें, जो सेम है उसकी लोवेस्ट पावर तो 3, जो सेम है उसकी, तो आपके पास 2 आंसर्स आ रहे हैं, 6 मिनट और। अब पेपर में आपको क्वेश्चन क्रैक नहीं हो रहा तो आप बना के देखिए क्या 6 मिनट में पॉसिबल है मिल जाएंगे? तो इसका मतलब आप लिखेंगे सो लीस्ट टाइम रिक्वायर्ड, लीस्ट टाइम इज 36 मिनट्स। क्वेश्चन में वो थोड़ा आगे भी बढ़ा सकता है, वो कह सकता है ये बताओ कितने राउंड लगे, कितने, तो आप राउंड भी लिख सकते हैं। फॉर सोनिया, सोनिया के लिए आप बता सकते हैं, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? 36 मिनट। और सोनिया का एक राउंड का कितना है?
तो आप डिवाइड करें तो कितना आया, फॉर रवि टोटल टाइम कितना है 36, एक राउंड का कितना है, कितना आया 3। इसका मतलब रवि कितने राउंड लगा चुका होगा 3, और सोनिया तब वो उसी पॉइंट पे आके मिलेंगे जहां से उन्होंने रेस को स्टार्ट किया था। तो आपको ये सारा समझ में आ गया। पहले हमने इसमें क्या समझा कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, फिर हमने समझा एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, फिर हमने समझा कि ये कैसे पता लगता है कि कोई नंबर 0 पे एंड होगा या नहीं होगा, और फिर हमने समझा कंपोजिट नंबर कैसे बताते हैं कि ये नंबर कंपोजिट है या नहीं है। तो इन सारे 5 पॉइंट में से कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरे से आप दोबारा पूछ लें। क्लियर है यहां तक? तो आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं और इसके एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने हैं, और कल जो भी डाउट होगा वो मेरे से आपने इसमें पूछना है।